दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र ने अपना फैसला सुना दिया और इस फैसले में एक बात साफ दिखाई दे रही है और वो बात जो स्थानीय स्तर के पत्रकारों से, जिला स्तर से, तहसील स्तर से, तालुका स्तर से जो जानकारी मिल रही है, उस अंतिम उपलब्ध सूचना के आधार पर महाराष्ट्र में यह कहा जा सकता है कि महाविकास आघाड़ी ने 145 सीटों का बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। और महाविकास आघाड़ी ने जब 145 का आंकड़ा पार कर लिया है तो पहली सरकार इस विधानसभा में महाविकास आघाड़ी बनाएगी। अब ये करीब करीब तय लगता है, लेकिन ये मशीनी लोकतंत्र का दौर है। मशीनी लोकतंत्र के दौर में मशीनों के माध्यम से जो पहली भूमिका थी, वो जनता के सामने दिखाई देने वाली भूमिका, वो आपको दिख गई। लेकिन अभी भी मशीनों को नतीजों में परिवर्तित करने में 72 घंटे का वक्त बाकी है और इन 72 घंटों की गारंटी कोई नहीं लेता भाई, क्योंकि इन 72 घंटों के दरमियान क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने की संभावना बन सकती है और किस तरह से इस देश के लोगों का उस मशीनी व्यवस्था पर, चिप वाली व्यवस्था पर भरोसा उठता जा रहा है, इसको लेकर हम आकलन नहीं कर सकते। लेकिन आज जो कुछ हुआ उस पर हम जरूर अपना आकलन कर सकते हैं। और छोड़िए गोदी मीडिया के एग्जिट पोल को, गोदी मीडिया का एग्जिट पोल तभी सही हो सकता है जब वाकई मशीनी व्यवस्था अपने मशीनीकरण के चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाए। लेकिन आज जो जनता ने दिखाया, हम उसी की बात करेंगे। इस डिस्क्लेमर के साथ मैं आपको पूरे महाराष्ट्र की वो तस्वीर बताने जा रहा हूं जिस तस्वीर का पूरे देश के लोग इंतजार कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में 288 सदस्यों की विधानसभा में 1985 के बाद किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला। लेकिन 85 के बाद किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलने की जो परंपरा है, वो आप पहले से जानते हैं कि वो परंपरा इस बार भी जारी रहनी थी, क्योंकि कोई भी दल इतनी सीटों पर लड़ नहीं रहा था जिससे कि वो अकेले में बहुमत में आने का दावा कर सके। महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में दो तीन चीजें साफ दिख रही थी। पहला, मराठा प्लस मुसलमान प्लस दलित वर्ग का एक बड़ा तबका, यह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। लेकिन मराठा मतदाताओं के एक तबके ने कुछ सीटों पर ठीक ठाक तरीके से एकनाथ शिंदे को वोट दिया है, यह भी सच्चाई है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य आज की वोटिंग में जो निकलकर सामने आया, वो ये है कि मुंबई महानगर की सीटों पर जो उम्मीद उद्धव ठाकरे की शिवसेना से की गई थी, वो उम्मीद उस रूप में पूरी नहीं हुई है जिस रूप में पूरी होने की बात लोग सोच रहे थे। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरने के लिए कांग्रेस से ज्यादा शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ 23 नवंबर को होड़ करती हुई दिखाई दे सकती है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। चौथा महत्वपूर्ण तथ्य इस पूरी वोटिंग की प्रक्रिया का यह है कि महाराष्ट्र का जनमत मराठी मानुष की चेतना से जिस स्तर पर प्रभावित होने की उम्मीद की जा रही थी, वो ग्रामीण इलाकों में तो दिखा है। शहरी इलाकों में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जितना गुस्सा दिखाई देने की उम्मीद लोग कर रहे थे, वो गुस्सा उस रूप में, उस लेवल पर नहीं दिखा है जो दिल्ली में बैठकर हम प्रेडिक्ट कर रहे थे, जो अनुमान लगा रहे थे। अब इस आधार पर इस पूरे इलेक्शन को देखने की कोशिश करें तो शुरुआत विदर्भ से ही करते हैं। विदर्भ की बात यदि करें तो 62 सीटों में बहुत ही बेहतरीन स्थिति महाविकास आघाड़ी की दिखाई दे रही है। हां, नागपुर शहर में देवेंद्र फडणवीस मशक्कत करते हुए चुनाव जीतते दिख सकते हैं और शहरी मतदाताओं के इलाके में थोड़ा असर उनका और बीजेपी का दिख सकता है। लेकिन ओवरऑल महाराष्ट्र में चाहे मराठा कुणबी समुदाय हो, नाना पटोले उसके लिए एक तरफा गोलबंदी की हद तक चले गए और गोलबंदी महाविकास आघाड़ी के पक्ष में करा भी ली। शिवसेना को भी वहां पर उद्धव ठाकरे गुट ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया और एनसीपी ने भी इस इलाके में ठीक ठाक बैकिंग की है। अब विदर्भ से आगे निकले 40 से ऊपर सीटें लोग उम्मीद जता रहे हैं कि विदर्भ में मिलेगी। दूसरा इलाका पश्चिम महाराष्ट्र का इलाका, वो इलाका जिसे शरद पवार का गढ़ कहा जाता है। और शरद पवार की चर्चा के पहले एक बात मैं साफ कर दूं, महाराष्ट्र में मैंने जितने राजनीतिक विश्लेषकों से बात किया कि आखिर किस आधार पर वो कह रहे हैं कि एनसीपी, शरद पवार वाली एनसीपी विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है, बन जाएगी, ये मैं नहीं कह रहा,
बन सकती है। किस आधार पर ऐसे दावे लोग कर रहे हैं? तो उल्टा सवाल कई राजनीतिक विश्लेषकों ने, कई स्थानीय स्तर के संवाददाताओं ने मुझसे पूछा कि शरद पवार के 86 कैंडिडेट हैं, 86 कैंडिडेट, उन 86 में हारने वाले कौन है? दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है, रोचक तथ्य इन चुनाव में यह है कि बाकी पार्टियां, चाहे शरद पवार के अलावा जो पार्टी है, अजीत पवार की पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना के दोनों धड़े हो, जो बाकी 5 पार्टियां दोनों गठबंधन की प्रमुख पार्टियां हैं शरद पवार की पार्टी को छोड़कर, उसके बारे में लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इनमें से, इनके कैंडिडेट में से कितने जीतने लायक हैं। शरद पवार की पार्टी के बारे में ये लोग जानना चाहते हैं कि शरद पवार की पार्टी में वो कौन कौन से कैंडिडेट होंगे जो चुनाव हार भी सकते हैं। ये एक फर्क है महाराष्ट्र की राजनीति में। इस बार इस चुनाव का सबसे बड़ा फर्क यही है कि शरद पवार ने लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार का स्ट्राइक रेट दिखाया और विधानसभा चुनाव में जिस तरह की फील्ड प्लेसमेंट सजाई, उसने बड़े बड़े क्रिकेट कप्तानों को भी अचंभित कर दिया, उनको भी पीछे छोड़ दिया फील्ड प्लेसमेंट सजाने में, कैंडिडेट रूपी गुलदस्ते को सजाने में। तो शरद पवार की पार्टी के बारे में जब यह पूछा जाने लगे कि अच्छा इनमें हारने वाले कौन है, यहीं से उस थ्योरी ने जन्म ले लिया कि शरद पवार की पार्टी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर न उभर के सामने आ जाए। टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से होगी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लिए, बहुमत के लिए नहीं। बहुमत का आंकड़ा मैंने पहले बता दिया कि 145 से ऊपर महाविकास आघाड़ी जाने की संभावना है। कितनी आगे जाएगी वो भी अभी बताऊंगा। लेकिन आज की परिस्थिति में मराठवाड़ा की जो बात हम कर रहे हैं, पश्चिम महाराष्ट्र की जो बात हम कर रहे हैं, पश्चिम महाराष्ट्र की 70 सीटों की स्थिति देखें तो पश्चिम महाराष्ट्र की 70 सीटों में से शरद पवार के नेतृत्व में महाराष्ट्र में किसी इलाके में महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ती दिख रही है तो वो इलाका पश्चिम महाराष्ट्र है। और पश्चिम महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि इनकी सीटें 55 से 65 के बीच भी जा सकती है। जी हां, 70 में 55 से 65 के बीच। जैसे विदर्भ में कहा जा रहा है कि 38 से 42 के बीच जा सकती है, वैसे ही वेस्टर्न महाराष्ट्र में 55 से 65 के बीच। लेकिन याद रखिए, यह स्थिति मराठवाड़ा में नहीं है। मराठवाड़ा में क्यों नहीं है? तो मराठवाड़ा में मनोज जारंगे पाटिल के समर्थकों ने स्ट्रेटेजिक पोलिंग की है। मराठा आरक्षण को लेकर के जो पूरा का पूरा बवाल मचा हुआ था, उसमें स्ट्रेटेजिक पोलिंग हुई है, रणनीतिक पोलिंग। अब रणनीतिक पोलिंग कैसे होती है? जहां जहां शरद पवार के कैंडिडेट से एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट का सीधा चुनावी मुकाबला नहीं है, उन सीटों पर मराठा मतदाताओं ने मराठवाड़ा इलाके में एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट की मदद की है। यह खबर निकलकर सामने आ रही है। यानी मराठवाड़ा इलाके में बढ़त तो रहेगी महाविकास आघाड़ी की, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट अगर किसी इलाके में उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ने की कोशिश कर सकता है तो ठाणे जिला जो मुंबई के पास में है, 18 सीटें हैं और जिसे एकनाथ शिंदे का गढ़ कहा जाता है, उस जिले के दायरे से बाहर निकलकर देखें तो मराठवाड़ा ही वो इलाका है जिस इलाके में एकनाथ शिंदे की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, और यूं कहें कि अपने सबसे बड़ी उम्मीद के तौर पर देख रही है कि यहां से जो मिल जाए वो बोनस है। क्योंकि मनोज जारंगे पाटिल के आंदोलन ने एक नए तरह के जो सामाजिक समीकरण की रचना की, उस सामाजिक समीकरण के दायरे में कहीं एकनाथ शिंदे की गुवाहाटी मॉडल वाली पार्टी और सरकार की नाक बचने की संभावना बताई जा रही है। तो चाहे जितनी भी सीटें मिले उसी इलाके में, मराठवाड़ा में, बात उत्तर महाराष्ट्र की हो, तो इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर महाराष्ट्र के इलाके में सीधा सीधा कहे तो बहुत कट्टर, बहुत कांटे की टक्कर में, जोरदार मुकाबले की स्थिति में, नंदुरबार के इलाके को थोड़ा छोड़ करके हम बात करें तो बहुत जोरदार मुकाबले की स्थिति में उत्तर महाराष्ट्र में नजदीकी मुकाबले में ही सही, लेकिन महायुति ने महाविकास आघाड़ी पे बढ़त बनाई है। यही वो इलाका है जहां अजीत पवार के कुछ कैंडिडेट अपने लिए उम्मीद देख रहे हैं। कोंकण के कुछ इलाके में भी देख रहे हैं, लेकिन यहां भी देख रहे हैं। इसके अलावा मुंबई में भी एक आध सीटों पर वो उम्मीद देख रहे हैं।
लेकिन इसके आगे जाकर यदि हम कोंकण और मुंबई को देखने की कोशिश करें, जहां कुल मिलाकर 75 सीटें हैं, तो मुंबई महानगर की स्थिति यह है कि जीशान सिद्दीकी, जिनके पक्ष में सहानुभूति लहर चलनी चाहिए थी, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का किन परिस्थितियों में, दुखद परिस्थितियों में अंत हुआ चुनाव के ठीक पहले, वो आप सब ने देखा। उस तरह की सहानुभूति लहर उनके पक्ष में नहीं चली है। वो भी कांटे के मुकाबले में फंसे हुए हैं। वो अगर चुनाव जीत सकते हैं तो चुनाव हार भी सकते हैं। और ये एक सीट इस सेंटिमेंट को पढ़ने के लिए काफी है कि जब जीशान सिद्दीकी, जी हां, बाबा सिद्दीकी के बेटे की इस परिस्थिति में सीट फंसती हुई नजर आ रही है, तो मुंबई महानगर में कांटे की टक्कर के बावजूद महाविकास आघाड़ी को उद्धव ठाकरे फैक्टर ने कैसे ऊपर पहुंचाया है। 36 सीटें हैं और उम्मीद की जा रही है कि 20 से 22 सीटें महाविकास आघाड़ी निकाल कर ले आएगी। लेकिन बगल के ठाणे जिले का मैंने जिक्र कर दिया कि ठाणे जिले में एकनाथ शिंदे का प्रभाव है, इसे स्वीकार करना होगा। 3 से 4 सीटें यदि महाविकास आघाड़ी को मिल जाए तो यह बड़ी बात होगी। कोंकण के इलाके को देखें। कोंकण के इलाके को देखने के बाद साफ जाहिर होता है कि वहां के 39 सीटों पर थोड़ा ही सही लेकिन मामूली बढ़त ही है, लेकिन वो महाविकास आघाड़ी को है। कोशिशें बहुत की शिंदे गुट ने, उस इलाके में शिंदे गुट ने जितनी कोशिशें की शायद किसी और इलाके में नहीं की, लेकिन उस इलाके में भी नहीं की मराठवाड़ा में, जहां से उसे उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन कोंकण के इलाके की 39 सीटों की बात करें तो कोंकण के इलाके में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जिस सफलता की उम्मीद एकनाथ शिंदे ने लगा रखी थी, वो उम्मीद उनकी पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कोंकण के इलाके में भी 39 सीटों में 20-22 सीटें निकालने की स्थिति में महाविकास आघाड़ी ही है। अब सवाल उठता है कि महाविकास आघाड़ी का आंकड़ा कहां पहुंचता है, और इस आंकड़े तक पहुंचने के पहले 2-3 सीटों के बारे में जान लेना जरूरी है। जीशान सिद्दीकी का मैंने जिक्र किया, वो चुनाव में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, मामूली अंतर से जिसकी जीत हो जाए। देवेंद्र फडणवीस की सीट अंततः निकलती हुई दिखाई दे रही है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अजीत पवार के बारे में जो पहले से कहा जा रहा था कि अजीत पवार आसानी से एक तरफा चुनाव हार जाएंगे, अब वहां से दोनों तरह की खबरें हैं कि बारामती में अजीत पवार शायद अपनी सीट बचा कर ले जाए। उनके कैंडिडेट 1 दर्जन सीटों पर या उससे ज्यादा चुनाव जीत कर आने की स्थिति में आ जाए, लेकिन जीतने के बाद वो किधर रहेंगे वक्त बताएगा। सवाल यह उठता है कि महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिल रहा है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी महाविकास आघाड़ी में यह एक अलग विषय है, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र की विधानसभा में यह एक अलग विषय है। और दोनों ही मामले पर आज के दिन जो तात्कालिक सूचना उपलब्ध हुई है, उस आधार पर हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन होगा। अगर कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है तो तय मानिए भारतीय जनता पार्टी 3 नंबर पर जाएगी महाराष्ट्र की विधानसभा में, क्योंकि कांग्रेस यदि 1 नंबर गई तो शरद पवार की पार्टी नंबर 2 और भारतीय जनता पार्टी 3 नंबर पर। 3 नंबर पर इसलिए क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के बीच 75 सीटों पर मुकाबला है, और कांग्रेस तभी 1 नंबर जा सकती है जब भारतीय जनता पार्टी को यहां कम से कम 50 सीटों पर हराए, और यह संभावना दिख रही है। पूरी तरह से 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह संभावना बन सकती है इस आधार पर, क्योंकि फ्लोटिंग वोटर्स के बड़े तबके के बीच महिलाओं को दिया गया पैसा, सरकारी स्कीम के नाम पर दिया गया पैसा बहुत बड़े पैमाने पर चुनावी नतीजों को तय करता हुआ नहीं दिखा है। अब इससे आगे एक और परिस्थिति है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना बनाम शिंदे की शिवसेना, यह कहना आज के दिन छोड़िए, 12-1 बजे तक 23 नवंबर को भी यह कहना मुश्किल काम होगा कि दोनों में आगे कौन निकलेगी। महाविकास आघाड़ी में एक ही चीज पक्के तौर पर दिखाई दे रही है कि तीसरे नंबर की पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना होगी। उद्धव ठाकरे का चेहरा सबसे लोकप्रिय चेहरा है, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी तीसरे नंबर पर है महाविकास आघाड़ी के बीच। इस बात में अब करीब करीब सत्यता लगती है। नंबर 1 कौन होगा, कांग्रेस या एनसीपी? तो एनसीपी के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि दूसरी पार्टियों में, दोनों गठबंधनों में दूसरी पार्टियों में चर्चा हो रही है कि इनके जीतने वाले कौन है। एनसीपी शरद पवार गुट में चर्चा हो रही है आखिर इनके हारने वाले कौन है। तो शरद पवार की एनसीपी
70 से ऊपर भी चली जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और शरद पवार की एनसीपी ने 70 का आंकड़ा छू लिया तो महाराष्ट्र का गणित यह कहता है कि महाविकास आघाड़ी ने भी 170 के आंकड़े को बहुत आसानी से छू लिया। शरद पवार की पार्टी 50 के आसपास रुक गई तो तय मानिए कि महाविकास आघाड़ी भी 150 के आसपास रुकी। अब आते हैं शिवसेना की परिस्थिति पर, उद्धव ठाकरे गुट की। उद्धव ठाकरे गुट ने जो 95 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, शरद पवार की पार्टी 86 सीटों पर, फ्रेंडली फाइट वाली सीटों को छोड़ देते हैं, 101 सीट पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना 95 सीटों पर। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी अगर 50 के आंकड़े को छूने में कामयाब होती है तो महाविकास आघाड़ी का आंकड़ा 190 से 205 के बीच जा सकता है अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 50 सीटें पार कर ली। और उद्धव ठाकरे की पार्टी यदि 50 सीट पार कर रही है तो यह भी तय मानिए कि शिंदे गुट मराठवाड़ा और ठाणे जिले की सीटों के बावजूद 20 से 25 में सिमटेगा। लेकिन अगर शरद पवार की पार्टी 40 के आसपास रुक रही है तो इसका सीधा मतलब है कि महाविकास आघाड़ी वही 170 से 180 के बीच जाएगी। किसी भी तरह से देखा जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी 80 के नंबर को छू ले, चाहे भारतीय जनता पार्टी 50 के नंबर पर सिमट जाए, 50 से 80-82 के बीच बीजेपी का ब्रैकेट बन रहा है। और इसी ब्रैकेट में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का फैसला तय होना है कि क्या वो हसरत शरद पवार की पूरी होगी, क्या वो हसरत देवेंद्र फडणवीस की पूरी होगी, क्या वो हसरत कांग्रेस पार्टी की पूरी होगी। इसी 50 से 80-82 सीटों, 50 से 82 सीट का आंकड़ा मानकर चलते हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तय होनी है। नजदीकी मुकाबले की सीटें अंततः धीरे धीरे, अब जो आंकड़े कल सुबह तक आएंगे उसके बाद और तस्वीर क्लियर होगी कि क्या वाकई ये 145 के बहुमत के आंकड़े के कितने ऊपर जाने में कामयाब हुई महाविकास आघाड़ी, वो क्लियर होगा। तमाम परिस्थितियां मैंने आपके सामने रख दी कि शरद पवार 70 प्लस, इसका मतलब महाविकास आघाड़ी 170 प्लस, शरद पवार 50 प्लस, इसका मतलब महाविकास आघाड़ी 150 प्लस, उद्धव ठाकरे 40 प्लस, इसका मतलब 170 प्लस महाविकास आघाड़ी, और उद्धव ठाकरे ने 50-55 का आंकड़ा छू लिया तो 190 से ऊपर भी जा सकती है। उद्धव ठाकरे के 50-55 के आंकड़े को छूने का मतलब है कि महाविकास आघाड़ी की एक आंधी सी चली, और उस आंधी में याद रखिए अजीत पवार की पार्टी को कहा जा रहा था कि लोकसभा में जैसे एक सीट पर खाता खुला था, एनसीपी वर्सेस एनसीपी की लड़ाई में जो 38 सीटों पर है, भले ही उनमें वो 35 हार जाए, 34 हार जाए, 36 हार जाए, इसके अलावा जहां वो लड़ रहे हैं उनमें 1 दर्जन सीटें ऐसी है, 10 से लेकर 14 सीटें ऐसी है जहां की अजीत पवार की पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीतने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा समीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि वो उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को आसानी से हरा नहीं पा रही। कुछ सर्टेन पॉकेट्स को छोड़ दिया जाए तो शरद पवार की पार्टी को हराने में भारतीय जनता पार्टी पहले ही से ही सरेंडर दिख रही थी ज्यादातर सीटों पर। कांग्रेस के साथ मुकाबले वाली सीटों में विदर्भ में वो पिछड़ती दिखाई दी है क्योंकि बड़े पैमाने पर गोलबंदी वहां हुई है। मुंबई महानगर में वो टकराती हुई दिखी है, उत्तर महाराष्ट्र के कुछ पॉकेट्स में टकराती हुई दिखी है, और इसी टकराहट के बीच और शिंदे गुट की ताकत के बीच, चाहे कोंकण हो, चाहे वो ठाणे जिला हो, चाहे वो मराठवाड़ा का इलाका हो, इसी ताकत के बूते अभी तक भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि छिटपुट सीटों के सहारे वो 50 से 82 के बीच स्टैंड कर सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 60 के आसपास ±5, 55 से 65 के बीच भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। तो इस परिस्थिति में मुख्यमंत्री कौन? बड़ा रोचक सवाल है। मुख्यमंत्री शरद पवार तय करेंगे, और शरद पवार यह भी तय करेंगे कि सुप्रिया सुले राज्य की राजनीति में लाई जाएंगी या कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जाएगा, या शिंदे गुट के विधायकों को उद्धव ठाकरे के साथ आने पर मजबूर किया जाएगा कि आप भी आ जाओ और उद्धव ठाकरे को बना लो। ये हालात महाराष्ट्र की राजनीति में है। 23 नवंबर के बाद असली दंगल महाराष्ट्र का शुरू होना है कि मुख्यमंत्री कौन, और इस मुख्यमंत्री कौन की प्रक्रिया में सुप्रिया सुले फ्रंट रनर बन के सामने आ सकती हैं।
उद्धव ठाकरे वो भी रेस में अभी भी बने हुए हैं, भले ही उनके विधायक कम हैं। और इन सब से आगे बढ़ करके देखें, एकनाथ शिंदे की पूरी पार्टी अगर उधर से इधर जंप कर जाए, उस गठबंधन को छोड़कर इस गठबंधन में, तो भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बात यदि सुप्रिया सूले की आएगी या नाना पटोले के साथ मुख्यमंत्री पद एक समझौते के तहत बांटने की बात आएगी 2.5 साल के लिए, उस नौबत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर लब्बो लुआब यही है कि महाराष्ट्र के मतदाताओं ने सत्ता की चाबी लगभग पूरी तरह से शरद पवार के हाथ में सौंप दी है कि पवार साहब जो करें, सीनियर पवार जो करे वही वर्षा बंगले तक पहुंचेगा। सीनियर पवार जो करे उसे मातोश्री को मानना होगा, उसे दिल्ली में 10 जनपद को भी मानना होगा और अंततः हारने वाले लोगों को तो मानना ही होगा। सबसे रोचक मामला, जो एकमात्र चीज जिस पर नजर रखने की जरूरत है 23 नवंबर को, वो रोचक मामला यही है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का दर्जा मिलता किसे है। देखते जाइए, शरद पवार फिलहाल फ्रंट रनर है। जो अब तक सूचना आई है उस आधार पर कल तक कुछ और सूचना आएगी तो और ज्यादा पुख्ता तस्वीर सामने आएगी कि आखिर महाराष्ट्र के जनमत में जो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के स्टेटस वाले सवाल पर कुछ बदलाव यदि संभव होगा तो हो सकता है, क्योंकि 3 पार्टियां रेस में है, 2 महाविकास आघाड़ी की और 1 महायुति की। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।